नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबर के साथ, जहां डेंगू और वायरल फीवर के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। एमपी में एक महीने में डेंगू के करीब 2200 मामले सामने आ चुके हैं। हालत ये है कि प्रदेश के कई अस्पतालों के वार्ड 50% तक इन्हीं मरीजों से भर गए हैं और इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कोरोना की दूसरी लहर ने प्रदेश में क्या हालात किए, ये किसी से छुपे नहीं है। साथ ही तीसरी लहर की संभावना के बीच सरकार का फोकस अभी भी कोरोना पर है। लेकिन इस बीच अचानक ही डेंगू और मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों ने अपने पैर पसार लिए हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिले मौसमी बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। कई जगहों से अव्यवस्थाओं की खबरों ने विपक्ष को मौका दे दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ सहित पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में लग गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था के बदहाल होने का आरोप लगाया जा रहा है। सड़क पे तो विपक्ष उतरेगा आपके खिलाफ, लेकिन आपको ये दिया है कि आप व्यवस्थाएं करो, आप अस्पताल सुधारो, वहाँ बिस्तर रखो, वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध कराओ, और आप ही सड़क पे उतरोगे। मतलब आप अगर सड़क पे उतर रहे हो, इट मीन्स कि आप अपनी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हो। बंसल न्यूज ने प्रदेश में मौजूदा हालात और उससे निपटने के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की तरफ रुख किया। बातचीत में पता चला कि डेंगू से निपटने की तैयारी पूरी है। डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए अतिरिक्त सर्वे टीमों का गठन किया गया है। ज्यादा से ज्यादा फॉगिंग की जा रही है। सभी कलेक्टरों और सीएमएचओ से लगातार डेंगू को लेकर अपडेट लिए जा रहे हैं। साथ ही डेंगू के लिए इलाज के लिए अस्पतालों में समुचित व्यवस्था भी की गई। सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हाई लेवल की अभी समीक्षा की थी। पूरे जिले में कलेक्टरों को और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके पूर्व में मैंने भी समीक्षा की थी और पूरी सर्वे की टीमें हम लोगों ने बनाई हैं। घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है और जहाँ लार्वा मिल रहा है उस लार्वे को नष्ट भी हम लोग कर रहे हैं और वहाँ दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है और जो पेशेंट आ रहे हैं उनको प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट भी दिया जाए। कोरोना के साथ साथ डेंगू भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासन सतर्क है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इससे निपटा जाए, लेकिन कोशिशें जमीन पर कितना और कितनी जल्दी रंग लाती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, देश के लिए एक अच्छी खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस हफ्ते भारत के स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन को अपनी मंजूरी दे सकता है। इसका प्रोडक्शन हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। इससे भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को फायदा मिलेगा। WHO का अप्रूवल नहीं मिलने की वजह से अब तक कोवैक्सीन लेने वाले लोग विदेशों की यात्रा नहीं कर पा रहे। मंजूरी मिलने के बाद इसे वैक्सीन पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी वैक्सीन को आसानी से दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर सकेगी। भारत बायोटेक ने अप्रूवल के लिए WHO जिनेवा में एप्लीकेशन दी थी। कोवैक्सीन को अब तक 13 देशों में मंजूरी मिल चुकी है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाया है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद कंपनी ने यह दावा किया था कि वैक्सीन की क्लिनिकल एफिकेसी 78% है, यानी ये कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में 78% तक इफेक्टिव है। और अच्छी बात यह है कि जिन्हें ट्रायल्स में ये वैक्सीन लगाई गई थी उनमें से किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं दिखे, यानी गंभीर लक्षणों को रोकने के मामले में इसकी इफेक्टिवनेस 100% तक सामने आई है। चलिए, बात सियासी है। बीजेपी वो राजनीतिक संगठन है जो अपने अनुशासन और सिस्टम के लिए जाना जाता है। इसका एक नज़ारा भोपाल की बीजेपी नगर इकाई की कार्यशाला में भी देखने को मिला, जहां मीटिंग में बुलाए गए पदाधिकारियों की बाकायदा एक क्लासरूम की तरह हाजिरी ली गई। पहले सभी मोर्चा सदस्यों की हाजिरी हुई, उसके बाद पार्षदों की अटेंडेंस भी लगी। 56 में से सिर्फ 22 पार्षद इस कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे। वहीं युवा मोर्चा की तरफ से केवल एक सदस्य ही उपस्थित मिला। अब इस कार्यशाला से गायब रहे पदाधिकारियों से जवाब तलब भी किया जाएगा और पूछा जाएगा कि वो आखिर गैर हाजिर क्यों थे।
आप 3 किसान मोर्चा से भोपाल से क्या महामंत्री, ठीक है, 1 2 1 ही पिछड़ा वर्ग मोर्चे से 1। प्रदेश में जो बने हों प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चे की प्रदेश में पदाधिकारी जिनकी अभी घोषणा हुई है उनमें से कोई यहाँ उपस्थित है क्या? नहीं। अनुसूचित जनजाति मोर्चे को 1। पार्षदों को भी यहाँ आमंत्रित किया है, सूचना थी ना? तो अब उनके कितने पार्षद हैं वो ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर चलने वाली पार्टी है और संगठनात्मक संरचना और कार्यक्रम ये बहुत आधार है भारतीय जनता पार्टी का। बैठक की प्रक्रिया होती है कि वहाँ पर जो उपस्थिति है उसको ली जाती है कि ये लोगों को सूचना दी है, ये उपस्थित रहे, और उसमें 2-4 लोग नहीं भी आते हैं, कई बार रहती है, उनकी व्यवस्थाएं भी रहती है और अलग अलग दायित्व भी दिया गया है लोगों को। तो इसके वजह से जैसे आपने कहा कि वो विधायक, तो विधायक लोगों को अलग दायित्व दिया गया है और जो पदाधिकारी उनको दायित्व अलग दिया गया है, पर सूचनाएं तो व्यापक रूप से सभी के पास पहुंचती हैं और सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। संख्या भी गिनी जा रही थी और संख्या गिनने के आधार पर जिन जिन को जो दायित्व दिया है वो सारे के सारे दायित्ववान कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित थे। नहीं आते तो उनको भी पूछा जाता है। वो तो पार्टी का एक निरंतर, मैंने कहा ना कि ये तो पार्टी निरंतर चलने वाली पार्टी है और पूछताछ तो पार्टी का आधार है कि मान लो खुदा न खास्ता मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं घर पे रुक गया और मैं कार्यक्रम में नहीं आ पाया, तो पार्टी संगठन उसको पूछता है कि भैया आपको क्या हुआ, क्यों नहीं आए, तो ये पूछताछ तो होती है। मध्य प्रदेश में अब रामचरितमानस भी पढ़ाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स राम का दर्शन पढ़ेंगे। हालांकि ये वैकल्पिक होगा, लेकिन इस पर अब सियासत कहाँ मानने वाली है। वो इसे अनिवार्य काम मान रही है। कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है। कॉलेज में अब रामचरितमानस, सिलेबस पर शुरू हुई सियासत, कोर एजेंडा पर आगे बढ़ती बीजेपी, विपक्ष के लिए कितनी मुश्किल। मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से कॉलेज खुलने जा रहे हैं, लेकिन इसके ठीक पहले उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब कॉलेज छात्रों को बीए के सिलेबस में रामचरितमानस भी पढ़ाई जाएगी। बीए, बीकॉम, बीएससी के फर्स्ट ईयर छात्रों को रामचरितमानस पढ़ाई जाएगी। नए पाठ्यक्रम में श्री रामचरितमानस अप्लाइड फिलॉसफी को वैज्ञानिक विषय के रूप में रखा गया है। बीए, बीकॉम, बीएससी जिसमें भी पढ़ने चाहे, अगर स्नातक स्तर के यूजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी एडमिशन लेंगे और ऐच्छिक सब्जेक्ट अगर वो रामायण के अंदर से लेना चाहेंगे, तो हमने जो पाठ्यक्रम बनाया है, जो विद्वानों ने रिकमेंड किया है, हम उनको पढ़ने का मौका देंगे। और मुझे इस बात का गर्व है कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने इस विषय को लागू किया है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ने की तो सीमा अनंत है, और अपने लिए अगर गौरवशाली अतीत अगर रामायण के अच्छे पक्ष को सामने लाता है और विद्यार्थी पढ़ना चाहते तो उसमें क्या आपत्ति होना चाहिए किसी को। इस नए सिलेबस पर विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। कांग्रेस ने इसे धर्म की राजनीति नाम तो दिया ही, साथ ही धर्म को तकनीक की पढ़ाई से जोड़ने को भी गलत ठहराया। इन्होंने एक दुकान खोल रही है, नए नए आइटम फेंकते जाते हैं कि आज रामचरितमानस, कल सुंदरकांड, परसों कृष्ण, फिर भागवत, ये करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ न समझे और बेवकूफ़ न बनाएं। ये वही भटकाने वाली बातें हैं। धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने की बात है। ये अंग्रेज़ों का एजेंडा था। अंग्रेज फेल हो गए, भारतीय जनता पार्टी भी फेल होगी। भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम करती है, वो इसमें भी धर्म को ला रही है। और यदि कांग्रेस उस पर कोई टिप्पणी करेगी तो ये कांग्रेस को कहेगी धर्म विरोधी है। अरे स्टूडेंट को आज आवश्यकता तकनीकी ज्ञान की, विश्व की अच्छी तकनीक की शिक्षा की, लेकिन ये उनको पढ़ा रहे राम सेतु, रामायण, महाभारत। अरे इसके लिए एक अलग विषय हो सकता है। धर्म एक अलग विषय, तकनीकी शिक्षा एक अलग विषय। बीजेपी सरकार भगवान राम का दर्शन पढ़ाना चाहती है। देखा जाए तो ये बीजेपी के कोर एजेंडे का ही हिस्सा है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव एबीवीपी जैसे छात्र संगठन से नेता बनकर मंत्री बने हैं, जो शिक्षा में संघ की सोच को आगे ले जाना चाहते हैं।
हो सकता है कि कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे विषय भी पढ़ाए जाएं। ये विषय बहुसंख्यक आबादी से जुड़ते हैं, इसलिए इसका चुनावी महत्व भी है। कांग्रेस अब इसका कितना और कैसा विरोध करेगी, ये भी चुनावी नफे नुकसान पर ही निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इधर मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव को लेकर सरकार और संगठन अब मैदान में आ गए हैं। सीएम ने रविवार को जनदर्शन के माध्यम से इसकी शुरुआत कर दी। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही होना है, लेकिन सियासी मैदान में फिलहाल कांग्रेस अभी जरा दूर दिख रही है। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेगांव विधानसभा के अलग अलग गांवों में पहुंचे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र को कई सौगातें दी, लेकिन जहां लापरवाही दिखी वहां अफसरों को हिदायत देने के साथ फटकार लगाने से भी नहीं चूके। प्रदेश में चुनाव हो या फिर उपचुनाव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। वो हर चुनाव के दौरान मैदान में ऐसे नजर आते हैं जैसे खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को उपचुनाव में सीएम की ये सक्रियता रास नहीं आ रही है। जन दर्शन यात्रा तो ये दर्शन देने के लिए निकल रहे हैं, तो इनके दर्शन से जनता कोई फायदा नहीं होने वाला है। जनता की अगर समस्याएं हल होती हो, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, महिलाओं पर अत्याचार है, आदिवासियों पर अत्याचार है, इस सब के बारे में इनका कुछ कहना नहीं है। ये खुद दर्शन देने के लिए निकले जिसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व। जनता पे इसका कोई असर नहीं होने वाला है और तीनों उपचुनाव और लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है। बीते दमोह उपचुनाव में मिली जीत के बाद से कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन नेता कार्यकर्ता मैदान से गायब है और उस पर कांग्रेस सीएम शिवराज की जनदर्शन यात्रा पर सवाल उठा रही है, तो सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जोरदार पलटवार कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक सदैव जनता के दर्शन करता है, जनता के बीच में जाता है। ये जाते हैं जनता को दर्शन देने कमलनाथ जी, जैसे बड़वानी में गए 15 मिनट के लिए, जहां भूरिया जी को नहीं बोलने दिया था, और दर्शक को दर्शन दिए, हाथ हिलाया और निकल गए। मुख्यमंत्री 15 महीने रहे, न सूखे में गए, न बाढ़ में गए, न ओले में गए, न पाले में गए उन 15 महीने में। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लेकिन कब होने हैं ये अभी तय नहीं है। पर तैयारियों की बात करें तो बीजेपी इस पर अभी से आगे बढ़ चली है। असर देखने के लिए इंतजार कीजिए। बीजेपी हमेशा अपनी गलतियों से सीख भी लेती है और जहां कुछ अच्छा हासिल होता है उससे सबक लेती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर गंभीर है। वजह यह है कि दमोह की सीट पर हार हुई, उसके बाद बीजेपी ये समझ पाई है कि कहां, कैसे और कब आगे बढ़ना है, और इसीलिए है कि चुनाव तारीख से पहले बीजेपी ने जनदर्शन की शुरुआत कर दी है। लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही, पर सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कांग्रेस बीजेपी को क्यों नहीं समझ पा रही। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। भोपाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश देश के चौथे पायदान पर पहुंच गया है। यानी अब देश का जो रैंकिंग सिस्टम है उसमें एमपी 4th नंबर पर है। पिछले 17 महीने में प्रदेश में 840 एकड़ जमीन 384 इकाइयों को आवंटित की गई है। बिजनेस से करीब 11,000 करोड़ का पूंजी निवेश मध्य प्रदेश में आने की उम्मीद है। उम्मीद यह भी है कि इस निवेश के आने के बाद करीब 22,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसमें हमने लंबी छलांग लगाई, 4थे नंबर पे, लेकिन अगली बार हमको टॉप 3 में हर हालत में आना है। मध्य प्रदेश में देखो, उद्योग लगाने में हमारा स्वार्थ है रोजगार। बिजनेस में हमने लंबी छलांग लगाई, 4थे नंबर पे, लेकिन अगली बार हमको टॉप 3 में हर हालत में आना है। मध्य प्रदेश में देखो, उद्योग लगाने में हमारा स्वार्थ है रोजगार। 10 साल का एक मासूम बच्चा जिसने कभी एक सपना बुना, सपना गरीब बच्चों को वो खुशी देने का जिसके वो हकदार हैं, और आज 47 साल बाद उस छोटे से बच्चे का सपना हकीकत बनकर गरीब बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर रहा है।
रिपोर्ट देखिए। ये मध्य प्रदेश के वो सरकारी स्कूल हैं जहां गरीब बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। सरकार भी इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नई योजनाएं लाने में जुटी है। किताब से लेकर स्कूल की ड्रेस और साइकिल तक हर सुविधा बच्चों को मुहैया कराने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बात जब बच्चों के खाने की आती है तो सरकार ने मध्याह्न जैसी योजना चलाकर बच्चों तक पोषण आहार पहुंचाने का एक बेहतर प्रयास किया। लेकिन इन सब के बीच बच्चों की एक ऐसी ख्वाहिश दम तोड़ रही है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। वो थी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना। हमारे लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था की, स्कूल में नीचे बैठ के पहले खाना खाते थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। कैसे खाना खाया करोगे इस पे बैठ के? अभी तक काय पे खाते थे? नीचे बैठ के खाते थे। ठीक है, कौन सी क्लास में हो? डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना बच्चों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। बच्चों की ये ख्वाहिश अब तक गरीबी की लहर में गोते खा रही थी, लेकिन अब इस ख्वाहिश को किनारा मिल गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की पहल के बाद प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है कि अब से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे। 2 हॉल में डाइनिंग टेबल्स लगी हैं और डाइनिंग टेबल को कहेंगे तो बच्चों को पढ़ने के लिए भी अब टाट पट्टी के साथ साथ टाट पट्टी की आवश्यकता नहीं है। बच्चे टेबल पर बैठ के पढ़ेंगे और इसी पर भोजन करेंगे। तो इस तरीके से पर एक स्कूल में 140 बच्चे हमारे दोनों हॉल में आएंगे और मध्य प्रदेश के प्रत्येक गाँव पंचायत में इस तरीके के स्कूलों में निर्माण का मैंने आदेश किया है, जो कार्य प्रगति करें। पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बच्चों के डाइनिंग टेबल पर खाना खाने का ये सपना 47 साल पहले देखा था, जब वो खुद 10 साल के थे। सिसोदिया मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई के दौरान छुट्टी के दिनों में अपने घर पहुंचते थे, जहां अपने आसपास के बच्चों के साथ जब क्रिकेट खेल रहे थे तब उन्हें जमीन पर बैठकर खाना खाता देख उन्होंने तय किया कि वो इस तस्वीर को बदलेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं बचपन से महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को जानता हूँ और स्वयं बचपन से ही वे सैनिक स्कूल में पढ़े, अच्छे परिवार से थे, हम सब उनके दोस्त थे, हम भी अच्छे स्कूलों में पढ़े। निश्चित रूप से उनको वो साधुवाद दूंगा। उनकी जो व्यक्तिगत कल्पना थी कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो आने वाली जो कॉन्वेंट संस्कृति है शहरी क्षेत्र की, मैं वो पढ़ें, डाइनिंग टेबल पर खाना खाएं और उनका सर्वांगीण विकास भी शहरी बच्चों की तरह हो। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए डाइनिंग टेबल का ये किस्सा सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाला। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत सरकार इस योजना को अब पूरे देश में लागू करने के लिए विचार कर रही है। जल्द ही प्रदेश की सरकार की ये पहल पूरे देश में बच्चों के लिए नया ड्रीम हेवन बनकर उभरेगी। पंकज श्रीवास्तव, बंसल न्यूज, गुना। यूं तो कोरोना काल ने अनगिनत बेरोजगार पैदा किए, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के चिरमिरी की, जहां एक युवती ने कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान अपने हुनर से अपने लिए रोजगार का साधन तैयार कर लिया। मिलिए हुनरमंद सेजल से। पेंसिल से कागज पर किसी की शक्ल को हूबहू उकेर देने की कला सेजल को बहुत अच्छे से आती है। वो अपनी इस कला को रोजगार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सेजल के पास वक्त से ज्यादा काम है। अपनी तस्वीर बनवाने के लिए कई लोग वेटिंग में हैं। सेजल के पास सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश से भी कई ऑर्डर हैं। सेजल सिर्फ एक पेंसिल की मदद से अपनी कला का नमूना कागज पर कुछ यूं उकेर देती है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। लेकिन सेजल के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक स्कूल में टीचर की जॉब करने वाली सेजल की नौकरी उस वक्त चली गई थी जब कोरोना के चलते सभी स्कूल बंद हो गए थे। लेकिन सेजल ने ये साबित कर दिया कि जिंदगी में सारे रास्ते कभी बंद नहीं होते। जरूरत होती है सिर्फ एक नया रास्ता तलाशने की। लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए थे तो मैं घर में ऐसे बनाना स्टार्ट की। तो
फर्स्ट बार भी फ़ोटो मतलब काफ़ी हद तक सही आ गई, तो मुझे लगा और प्रयास करना चाहिए इसमें, और मैंने उसमें प्रयास किया। तो काफ़ी लोगों ने उसकी तारीफ़ भी की और कहा कि इस चीज़ को आगे आपको बढ़ाना चाहिए, अपने प्रोफेशन में लेना चाहिए। और मैं मेहनत करते गई, घर में कई लोगों की फ़ोटो बनाई और सोशल मीडिया पर इसे मैंने डाला, तो उसमें से मुझे ऑर्डर मिलने लगे। फिर मैंने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया। अंबिकापुर हो गया, कोतमा, बुढ़ार, शहडोल, जबलपुर, सतना, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, यहाँ तक गई है मेरी फोटो। सेजल के माता पिता को उस पर गर्व है। सेजल ने विपरीत हालात में अपने हौसले से अपने हुनर को जिंदा रखकर बुरे वक्त पर जीत हासिल की है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ कर सकती है ये, आगे जाके और नाम कमाए, बहुत तरक्की करे। मुझे बहुत खुशी होती थी और मैं इसको बोलती थी कि लॉकडाउन है तो मतलब खाली मत रहो, कुछ करो, उसको घर में सीखो, कुछ टाइम खाली मत जाने दो। घर में बनाई, अपने दादा दादी की बनाई है, नाना नानी की बनाई है। सेजल छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और उनकी पत्नी सांसद ज्योत्सना महंत की भी तस्वीर बना चुकी हैं। सेजल ने सबसे पहले खुद की तस्वीर बनाने की कोशिश की थी, जिसमें कुछ हद तक ही कामयाबी मिल पाई थी, लेकिन सेजल के विश्वास और लगन ने 1 साल के भीतर बिना किसी गुरु के ही उसे एक ऐसा चित्रकार बना दिया जिसकी कला की तारीफ हर कोई कर रहा है। जिस कंडीशन में, जिस परिस्थिति में सेजल मैम ने अपने इस कार्य को अंजाम दिया है लॉकडाउन पीरियड में, मैं कहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में हर एक व्यक्ति को अपने हौसले का परिचय देते हुए अपने अंदर जो छुपे हुए टैलेंट को, जिस तरह से सेजल मैम ने अपने टैलेंट को बाहर निकाला, निखारा और स्केच के माध्यम से उसे उकेरा, मैं तो कहूँगा कि भाई ये तारीफ़ काबिल है। कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार छिन गए तो कई लोगों के कारोबार में मंदी छा गई, लेकिन इसी बुरे दौर में कुछ ऐसी भी कहानियां निकलकर सामने आई जिन्होंने ये साबित कर दिया कि जिंदगी में सारे रास्ते कभी बंद नहीं होते। कई लोगों ने ऐसी मिसालें पेश की हैं जहां हालात से लड़ते हुए हर मुश्किल को आसान बना दिया। चित्रकार सेजल भी उन्हीं में से एक है। दुलाल डे, बंसल न्यूज, कोरिया। चलिए, इस हौसला बढ़ाती कहानी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।